हेलो दोस्तों, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उच्च न्यायालय भारत के संविधान में अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी। इसका आंसर सी जो है ना वो सही नहीं है। तो जो बाकी के आंसर हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन के लिए आदेश या निर्देश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा आदि शामिल हैं। जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत इस प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अतः उच्च न्यायालय की शक्ति उच्चतम न्यायालय की शक्ति का अतिक्रमण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है सी, यानी कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत किसी भी राज्य में जिला न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से करेंगे। अध्याय 17 स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल गवर्नमेंट। इसमें पहला टॉपिक है पंचायती राज। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में थुंगन समिति ने निम्नलिखित में से कौन सी स्तुतियाँ दी थीं?
तो इसमें पहला ऑप्शन है संवैधानिक दर्जा 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष का कार्यकाल। तो इसमें है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर है केवल एक, यानी कि भारत में पंचायती राज के विकास पर जांच और सुझाव करने के लिए 1988 में पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने 1989 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और निम्न सिफारिशें की। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। गांव, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाना चाहिए। पंचायती राज में तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। किसी निकाय की बैठक के लिए 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। जिला अधिकारी को जिला परिषद का सीईओ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित कथनों में ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन बी, ये सत्य नहीं है। ठीक है, जो सत्य है हम उनको रीड करते हैं। इसकी कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होती हैं। और यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायतों के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारत की शासन व्यवस्था में ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई है। इसकी कार्य व शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे केंद्र स्तर पर व्यवस्थापिका में केंद्र स्तर पर, राज्य व्यवस्थापिका में राज्य स्तर पर। इसके समस्त शक्तियों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ना कि केंद्र सरकार द्वारा। ग्राम सभा ग्राम स्तर की सभा है। इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही है कथन बी, यानी कि केवल एक। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ये अशोक मेहता समिति का विचार था। तो अब हम पढ़ेंगे इसका डिटेल में कि पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दिसंबर 1977 ईस्वी में सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कार्य समिति का गठन किया। समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में समिति ने कुल 132 सिफारिशें की थी। इसकी मुख्य सिफारिश निम्न है। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। अपनी आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है? ये तो सभी को पता है, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तथा उसे पंचायतों के सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची मिलान के लिए। इसमें हम सूची मिलान से मुझे लगता है प्लस पॉइंट रहेगा कि हम डायरेक्ट इसके आंसर को देखें तो बलवंत राय मेहता समिति है, वो आई थी 1957 में। अशोक मेहता समिति 77 में, सिंघवी समिति 86 में, थुंगन समिति 88 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया है? भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया है? पंचायत, तो इसका सही आंसर है 1996। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत में संसद द्वारा पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1996 में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 के पंचायतों में जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य है। वर्तमान में संसद ने इस अधिनियम को 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में अधिसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? इसका सही आंसर है वित्त आयोग। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो निम्न सिफारिश करेगा। राज्य की समेकित निधि कोष में पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय, राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपा जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? इसका आंसर है ई, केरल, असहया। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो केरल राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कि ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत। जबकि नागालैंड, मिजोरम में और स्वशासी जिला परिषद व्यवस्था लागू है। अतः नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है। और मुझे लगता है गोवा में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। एक बार इसको कंफर्म करेंगे। निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने में से संबंधित है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि संविधान के 73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम
देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण पंचायत से संबंधित है, जबकि 74वां संशोधन नगरीय पंचायत से संबंधित है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत किया गया है। 74वां संविधान संशोधन विधेयक नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है, जबकि 73वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसके लिए सही आंसर है 21 वर्ष। हम डिटेल में पढ़ेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया निर्णय लेने की शक्ति का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें पहला है निर्णय लेने की शक्ति, दूसरा है पूर्ण व्यवस्था का और चौथा है प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पहले वाले प्रश्न की डिटेल पढ़ लेते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, जिसमें पंचायतों को निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था बनाने की शक्ति तथा कुछ प्रशासनिक शक्तियाँ पंचायत स्तर पर प्रदान की गई। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार दे जो इन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? इसका सही आंसर है ब्लॉक स्तरीय निकाय। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। अनुच्छेद 243 द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं ब्लॉक जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब ये नगरपालिका जो टॉपिक है इसको हम कल करेंगे।